बैक टू चैनल। हेलो, नमस्ते। आज का सेशन हम लोग फटाफट से शुरू कर लेते हैं। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। हम लोग किसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं? हम लोग रिडल के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़े थे? 2 क्लासेस हमारा हो चुका है, जहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्लास पढ़े थे जो बेसिक था, और फिर उसके बाद कुछ स्कोप के बारे में पढ़े थे, और फिर कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कैरियर के बारे में कि आप वहां पे जाके अपना कैरियर कैसे बना सकते हो, कौन से फील्ड में बना सकते हो, और आपका प्रोफेशन क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट स्लाइड। आज का क्लास का जो ऑब्जेक्टिव है, ये जब सेशन खत्म हो जाएगा आपको समझ में आ जाएगा कि आप पर्टिकुलरली रिटेल इंडस्ट्री में अपना कैरियर कैसे बना सकते हो, और कौन सा उसमें से हो सकता है। आप कौन से होंगे उनमें से? ठीक है, बहुत सारा तो ऑप्शन है, बट व्हाट यू विल बी। जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज आते हैं जॉब के, बट आप क्या वहां पे हो? वैसे ही रिटेल इंडस्ट्री में हमारा बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारा वैकेंसीज है, बट व्हाट यू आर, ऐसे ही हम लोग आज देखने वाले हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं रिटेलिंग का क्या मतलब है। रिटेलिंग हमारा होता है कि कोई भी मर्चेंडाइज हो गया, जैसे कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट हो गया, कोई भी सर्विसेज हो गया, जब हम उसको एक छोटे छोटे अमाउंट में आज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर ही उसको हम सेल करते हैं, तो उसको ही हम लोग रिटेलिंग बोलते हैं, जिसका डेफिनेशन मैं लास्ट 2 क्लास से आप लोगों को समझा रही हूँ। ठीक है, तो उसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने की आई गेस मुझे जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटी को देख लेते हैं। तो हमारा रिटेल इंडस्ट्री अभी हमारा इंडिया में जो एक हो गया आपका रिटेल इंडस्ट्री, दूसरा आता है आपका जो आईटी इंडस्ट्री, और तीसरा जो है आपका बॉलीवुड इंडस्ट्री, राइट। अभी तो ये टॉलीवुड भी बहुत आगे बढ़ चुका है। बेसिकली ये इंडस्ट्री, ये तीनों इंडस्ट्री अभी बहुत ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में से ये तीनों प्राइम में आते हैं, मतलब वो मेजर इंडस्ट्री में से आते हैं। सो इसके हमारा जो, अगर आप 10 साल पहले देखोगे क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है, तो आपको फील हो जाए कितना ज्यादा डिफरेंस आ चुका है, कितना ज्यादा चेंजेस आ चुका है। ड्रास्टिक चेंजेस जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब एकदम से जब आप बिफोर आफ्टर मेजर करो, जैसे आप कोई फोटो लेते हो, ठीक है, एक नॉर्मल सा फोटो ले लिया, फिर आप क्या करते हो, उसमें फिल्टर ऐड कर देते हो, या फिर उसको थोड़ा सा टचअप दे देते हो, तो क्या हो जाता है आपका, वो फोटो ज्यादा सुंदर दिखता है। या फिर अगर कोई आपका प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, तो उसको जब एडिट कर देते तो आप क्या करते हो, दोनों को, या फिर पार्लर जाते हो तो अपना हेयर कट करवा रहे हो या कुछ भी आप स्टाइल कर रहे हो, तो दोनों को कलाश करके क्या लिखते हो, बिफोर एंड आफ्टर। वैसे ही आपका रिटेल इंडस्ट्री में अगर आप 10 साल पहले का देखोगे और अभी का देखोगे, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा चेंजेस हुआ है, कितना ज्यादा ग्रोथ हुआ है। ठीक है, तो जितना ज्यादा ग्रोथ होगा उतना ही उन लोगों को ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स का क्या मतलब है, उतना ही उन लोगों को एम्प्लॉय चाहिए होता है। तो जितना ज्यादा एम्प्लॉय उन लोगों को चाहिए होगा, उतना ही ज्यादा हमारा जो यूथ है हमारे देश का, उन लोगों के लिए कैरियर का जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पहला आ गया आपका इनमें से कैशियर। ठीक है, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि आप कौन सा पोजीशन ज्वाइन कर सकते हो। पहला आ गया कैशियर। कैशियर ये आप लोग देखे होंगे, आप किसी भी मॉल में चले जाओ, किसी भी दुकान में चले जाओ, एक जब आप एंट्री करते हो, शायद लेफ्ट साइड में हो या फिर राइट साइड में हो, एक टेबल रहता है, उसके ऊपर एक छोटा सा कंप्यूटर रहता है, साइड में एक प्रिंटर रहता है। ठीक है, जहां पे वो ऐसे ऐसे कुछ टाइप करके फिर बिल देते रहते हैं लोगों को, और उनसे कैश लेते हैं, या फिर कार्ड पेमेंट, या फिर अभी तो फोन पे गूगल पे ऐसे हो गया है, यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना। तो जो इंसान वहीं पे जो खड़ा होके ये सब काम कर रहे हैं, हम उन्हीं को ही कैशियर बोलते हैं। ठीक है, वो लोगों से जो पेमेंट उनका रिसीव करते हैं, फिर उनको जो मनी रिसिप्ट रहता है, जो बिल रहता है, वो रिसिप्ट उनको पे करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए अभी आप कोई कुर्ती लिए हो पर वो फिटिंग आपको नहीं आया, तो आप एक्सचेंज करवाना चाहते हो, या फिर कोई रिटर्न कर रहे हो, या फिर कोई चीज आप लेके आ रहे हो पर वो डैमेज निकला, पर वो बिल हो चुका है, तो आपको रिफंड करवाना है। तो ये सारा जो काम है ये कैशियर साहब करते हैं। ठीक है, और इनको क्या करना रहता है, ऐसा नहीं है कि 1 महीने या फिर 1 साल के बाद वो सारा जो हिसाब रहता है वो मालिक को देते हैं, उनका जो ऑनर रहता है
उनको क्या करना है कि हर एक शिफ्ट के बाद, जैसे कि इन लोगों का नॉर्मली आपका डे शिफ्ट रहता है, ठीक है, उनका तो जैसे ही उनका डे शिफ्ट खत्म हो जाता है तो अकाउंट मतलब उनका जो क्लोज करने मतलब दुकान जो बंद होता है या फिर उस टाइम में वो भी अपना अकाउंट क्लोज करते हैं, ठीक है। उस टाइम में ही उनको सारा कुछ डिटेल्स देना पड़ता है कि हाँ आज इतना सेल हुआ है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि ये एक उनका और एक काम हो गया। और क्या काम रहता है कि अगर कोई भी कस्टमर कोई भी सवाल उनको कर रहा है रिलेटेड प्राइस और ये सब में होगा या नहीं होगा, या फिर अगर मैं यूपीआई से पे कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो बाद में मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। जैसे कि आजकल बहुत सारा ऑनलाइन हमारा जो स्कैम हो रहा है, जो फ्रॉड हो रहा है, मतलब एक बार आप पेमेंट कर दो तो उनके पास डिटेल्स रह जाता है, फिर वो आपको कॉल करके बोलते हैं कि आपके फोन पे एक ओटीपी आया है, आपको ये मिला है वो मिला है। तो जब आप ओटीपी दे देते हो तो क्या होता है कि वो आपका पैसा ले जाते हैं। सो ऐसे क्वेरीज भी आते हैं इन लोगों के पास, तो ये उनको आंसरेबल होते हैं सारे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका कैशियर। अगर आप आज एक कैशियर ज्वाइन करते हो किसी भी रिटेल कंपनी में तो आपको ये सारा काम को ध्यान में रखते हुए ज्वाइन करना है। फिर क्या होगा आपका सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही आप किसी मॉल के अंदर घुस जाते हो तो कोई आपको आके पूछते हैं ना कि हेलो सर और हेलो मैम, हाउ मे आई हेल्प यू, हम आपको कैसे मदद कर सकते हैं, आप क्या ढूंढ रहे हो, आपको क्या चाहिए, क्या हम आपको कोई ऐसे जो प्रीफरेंसेस है या फिर चॉइसेस है या फिर आपके पास कुछ ऑप्शन है तो आप हमें दिखाए, हम उस हिसाब से आपको मदद करते हैं। फिर आप बोलते हैं हाँ मुझे एक फॉर्मल चाहिए, मुझे ऑफिस पहन के जाना है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट आपको इधर उधर ना करके डायरेक्ट उनका जो फॉर्मल सेशन रहता है वहां पे ले जाते हैं, फिर यहाँ से आप चूज कर सकते हो। फिर आपको पूछते हैं कि आपका क्या साइज है, तो जो आपका साइज होता है उसी साइज का कपड़ा वो निकाल के आपको दे देते हैं, ठीक है। तो ये रहते हैं आपका सेल्स एसोसिएट। वो फर्स्ट ग्रीट करते हैं कस्टमर से, कुछ बातचीत करते हैं, अगर कोई चीज आउट ऑफ स्टॉक है तो उसको बताते हैं। और क्या करते हैं कभी कभी ये लोग ना जो कैश रजिस्टर में भी ये लोग ऑपरेट करते हैं। ये कैसा होता है कि मान लीजिए आप बिग बाजार जाते हो, ठीक है, या फिर विशाल जा रहे हो, तो आपको ना एक मेजर करके वो सामान लाना पड़ता है। तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं कि उसको वो मेजर करके भी दे देते हैं। और मान लीजिए किसी चीज का आपका ऑफर चल रहा है, किसी चीज का आपका डिस्काउंट चल रहा है, तो उसी का डिटेल्स भी वो आपको देते हैं कि सर अगर आप ये ले रहे हो तो उसमें 50% डिस्काउंट चल रहा है, या फिर आप दूसरा लेते हो तो ये बाय वन गेट वन चल रहा है। तो ये जो इंफॉर्मेशन रहता है इसी को भी जो सेल्स एसोसिएट रहते हैं वो लोग देते हैं, ठीक है। फिर आ गया आपका कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। इन लोगों का क्या काम रहता है, जो आप कॉल करके बोलते हो ना कि सर ये प्रॉब्लम हुआ है वो प्रॉब्लम हुआ है, या फिर आप कुछ भी अपना जो प्रॉब्लम होता है, जो वहां पे सपोर्ट एक रहता है वहां पे जाकर अपना मैसेज डाल देते हो, फिर वहां से वो लोग रेस्पॉन्ड करते हैं। तो बैकग्राउंड में यही लोग रहते हैं जो कि आपका जो भी प्रॉब्लम्स रहता है, जो भी क्वेरी रहता है उसको वो लोग रेस्पॉन्ड करते हैं, आपका प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन वो लोग देते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। ये उनको क्या करते हैं कि रिटर्न या फिर एक्सचेंज, या फिर प्रोडक्ट डैमेज हो गया, या फिर आपका डिलीवरी में लेट हो रहा है, या फिर अभी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, या फिर आपका ज्यादा पेमेंट हो गया, पेमेंट रिटर्न करना है। सो ये सारा काम वो लोग करते हैं। और ये जो पर्टिकुलरली रहते हैं ना उनका जो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है। और एक स्किल उनको पास बहुत ज्यादा अच्छा से रहता है, वो होता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। मतलब जब भी कोई कस्टमर कोई भी प्रॉब्लम लेके आते हैं तो कस्टमर तो ऐसे प्यार से बात नहीं करते हैं ना, वो एकदम से जैसे कि अटैक कर देते हैं, जैसे कि हमला जैसे पूरा शुरू हो जाते हैं, मतलब शुरू से एकदम से लाउड हो जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं उसको बहुत कामली बहुत जेंटली उसको वो बोलते हैं कि सर ठीक है ये प्रॉब्लम हुआ है, अगर इनका गलती ना हो भी तो भी थोड़ा उसको अपोलोजाइज करके फिर उनका जो प्रॉब्लम रहता है उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो ये रहा आपका कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का प्रोफाइल। फिर आता है आपका विजुअल मर्चेंडाइजर। विजुअल मर्चेंडाइजर का क्या काम रहता है रिटेल इंडस्ट्री में, जो कल हम लोग पढ़े थे, ठीक है। जैसे कि आप मैनिक्विन्स को सामने रख के जो आप करते हो, उनको जो कपड़ा पहना रहे हो, या फिर जो आप अपना कस्टमर को दिखाना चाहते हो कि आपके स्टोर में क्या क्या अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली किसी को भी बोल दो कोई भी मैनिक्विन को रख दो या फिर कुछ भी ड्रेस पहना दो, इसके लिए भी
एक डिपार्टमेंट रहता है, इसके लिए भी कोई पर्सन रहते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल रहते हैं, ठीक है। क्या डिस्प्ले में दिखाना है, क्या दिखाने से ज्यादा वो अट्रैक्टिव रहेगा, उसका लाइट कैसा होगा। अगर कभी कभी क्या होता है कि वो ज्यादा अगर जाजी लाइट दे देते हैं तो कपड़ा का जो ओरिजिनल कलर रहता है वो नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये सारा चीजें ना वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें हमारा कौन सा प्रोडक्ट हाईलाइट करना है, उसी हिसाब से कौन सा मैनिक्विन लगने वाला है वहां पे, लाइट कौन सा होगा, कब होगा। इसको ये वाला लाइट को हम दिन में ऑन करेंगे या फिर इवनिंग से हम लोग उसको मतलब डे लाइट में हम लोग सनलाइट में उसको शो करेंगे, या फिर इवनिंग से ही हम लोग इसको शुरू करेंगे, या फिर हमारा जो इन्वेंटरी है जो हम लोग डिस्प्ले में दिखा रहे हैं उसका बैकअप है या नहीं। अगर कोई कस्टमर बोल रहा है कि मुझे इसी का ही चाहिए बट ये जो साइज है वो मुझे नहीं चाहिए, दूसरा कोई साइज चाहिए, तो उन लोग को कंफर्म करना रहता है कि जो वो डिस्प्ले में दिखा रहे हैं वो उनका पर्टिकुलरली वही प्रोडक्ट इन्वेंटरी में है या नहीं, मतलब स्टोर रूम में है या नहीं है। और ये लोग ना बहुत क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के साथ साथ ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, मतलब इतना अच्छे तरह से डेकोरेट करते हैं कि वो कस्टमर को अट्रैक्ट करता ही करता है। ये लोग आप देखे भी होंगे कि अगर आपको शॉपिंग करना ना भी रहता है तो आप उस गली में अगर चल के जा रहे हो, आप कुछ देख लिए तो बोलते हो हाँ हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है, चलिए। अगर आपके पास पैसा है तो आप ले भी जाते हो, जबकि आपको जरूरत ही नहीं होता है। क्यों? बिकॉज वो इस तरह से वो लोग डेकोरेट करते ही हैं, उनका जो ऑब्जेक्टिव ही वही रहता है। फिर आगे आपका सिक्योरिटी एंड लॉस प्रिवेंशन स्पेशलिटी। ये आपका जब आप कोई शॉपिंग करते हो तो आपको एक बिल दिया जाता है और वहां पे एक जो टैग लगा होता है वो लोग उसको निकाल कर रख देते हैं। तो जब मान लीजिए कि आप वो टैग नहीं खोले या फिर आप बिलिंग ना करते हुए आपको लगेगा कि यार कोई तो मुझे देख नहीं रहा है, मैं उसको छुपा के ले जाता हूँ या फिर ले जाती हूँ। तो उस टाइम पे आप जब सिक्योरिटी एग्जिट में आप जाते हो ना, एक सायरन जैसे साउंड होता है या फिर जैसे वार्निंग जैसे कोई टू 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 वाला साउंड आता है, तो वहां पे आप पकड़ा जाते हो। क्यों होता है? वहां पे सेंसर लगा हुआ आता है, वो जो बार रहता है उसी के वजह से, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग चेक करते हैं कि कोई ऐसा चोरी ना करे। या फिर कभी कभी होता है कि कस्टमर पैसे नहीं देते, फिर कैशियर को बोल देते हैं हाँ हाँ पे कर दिए, आप अभी बिल दीजिए, ऐसा भी होता है। तो जब ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आता है तो उसको ये लोग हैंडल करते हैं, ठीक है। और क्या करना है, जब कोई कस्टमर एंट्री कर रहा है तो उनको ग्रीट करते हैं, जैसे कि हेलो हो गया, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग, और कोई कोई नमस्ते भी बोलते हैं। और फिर मान लीजिए कि अगर आपके बैग में ऐसा कोई सामान है जिसको आप बाहर रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उनका एक सिक्योरिटी रहते हैं वहां पे जो कि बैग स्टोरेज रहता है, आप वहां पे जाके रख सकते हो। मान लीजिए कि आपका कोई वैल्यूएबल चीज है बैग के अंदर, जैसे कोई ज्वेलरी हो गया या फिर लैपटॉप हो गया, वो उसको अंदर लेने के लिए परमिशन देते हैं। पर उससे पहले क्या होता है कि वो उस बैग को बहुत सही तरह से प्रॉपरली चेक करते हैं कि हाँ ये सामान है तो ठीक है आप इसको ले जाए, और उसके ऊपर एक टैग लगा देते हैं ताकि वो चेन आप खोल के उसमें कुछ डाल ना सको, ठीक है। और फिर जब आप बिलिंग काउंटर पे आते हो तो उसको कट कर देते हैं, देन आप अपना वॉलेट निकाल के या फिर मोबाइल निकाल के अपना पे कर सकते हो। तो जो मैं बोल रही थी, जो सायरन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंस्पेक्टिंग स्टोर अलार्म्स बोलते हैं, ठीक है। जो कि अगर आप सही तरह से नहीं करवाते हो तो वो सायरन अचानक से बजना शुरू हो जाता है। तो ये हो गया और एक काम उनका, या फिर और एक प्रोफाइल या फिर और एक डिपार्टमेंट जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर आता है आपका लीडरशिप डेवलपमेंट एसोसिएट। ये लोग क्या करते हैं कि उनका हर एक जो काम रहता है, ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट का जो काम रहता है, तो हर एक डिपार्टमेंट का एक एक ग्रुप रहते हैं, एक टीम रहता है। तो उनको अगर आप अपना ग्रुप को सही तरह से मैनेज नहीं कर पाते हो, उनको ठीक तरह से ट्रेनिंग ना दे के उनका जो भी काम उनको आसान करते हो उसको फॉलोअप करना रहता है, अगर आप सही तरह से नहीं कर पाते हो तो शायद चीजें होने की जगह बिगड़ भी सकता है। तो ये उन लोगों का काम रहता है, ठीक है। आज आज अगर मेरे टीम में 5 मेंबर हैं, न्यू रिक्रूट है, ठीक है, आज ही वो नया एम्प्लॉयज आए हैं, तो मुझे उन लोगों को ट्रेनिंग देना है, ठीक है। उनको ट्रेनिंग देने के बाद फिर मुझे काम असाइन करना है। ऐसा नहीं कि मैं खुद उनको काम असाइन करके खुद जाके सो गए स्टोर रूम में, ऐसा नहीं होता है। मैं उनको काम असाइन कर रही हूँ और उनके साथ साथ मैं भी काम कर रही हूँ, सो दैट वो लोग मुझसे कुछ सीख सके और मैं उनको सुपरवाइज कर सकूं, ठीक है, मैं उनको गाइड कर सकूं। क्योंकि कोई अगर नया एम्प्लॉय आ रहे हैं तो उनको हर एक चीज पता नहीं होता। ऐसा कभी कभी होता है कि ट्रेनिंग देने के बावजूद भी जब वो प्रैक्टिकली कस्टमर से डील करते हैं या प्रैक्टिकली अगर कोई काम कर रहे हैं तो कभी कभी वो छूट जाते हैं पीछे, ठीक है।
तो उस टाइम पे क्या करना है, आपको एज ए लीडर उनको लीड करना है, उनको गाइड करना है। वो मतलब ऐसा नहीं कि उनको बहुत सारा डांटना है, आप बोलना ठीक है कोई बात नहीं, पैनिक मत कीजिए, ठीक है ये प्रॉब्लम हुआ है, हम इसका सॉल्यूशन ऐसे निकालेंगे। तो आप उनको सही तरह से जब गाइड करते हो ना, तो आपका जो भी आपको जो टीम रहता है उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है। और ये ऐसा नहीं है कि आप एक ही जगह पे कर रहे हो, कभी कभी होता है कि आपको ट्रैवल करना पड़ता है, मतलब मान लीजिए कि आप रीजनल हेड हो, ठीक है, और आपके जो रीजन है वहां पे 5 स्टोर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जरूरत पड़ने पर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक भी आपको ट्रैवल करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका लीडरशिप डेवलपमेंट एसोसिएट। अगर आप ये वाला पोजीशन पे ज्वाइन करते हो तो आपको ये सारा काम करना पड़ेगा। फिर आता है आपका फार्मेसी टेक्नीशियन। इसका जैसे ही नाम आपका फार्मेसी, आप उसको देख के ही बोल सकते हो कि आपका मेडिकल लाइन का है। जो आपका मेडिसिन स्टोर में जो रहते हैं ना, उन्हीं को ही हम लोग फार्मेसी टेक्नीशियन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप उनको कोई प्रेस्क्रिप्शन देते हो, फिर वो प्रेस्क्रिप्शन में जो रिकॉर्ड डेटा रहता है, उस डेटा को देखते हुए ही वो मेडिसिन देते हैं। फिर उनका कोई स्टॉक अवेलेबल है या नहीं बताते हैं, फिर बताने के बाद वो भी एक बिल आपको देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वही जो कैशियर रहते हैं वही खुद से ढूंढ के लाके देते हैं, और कभी कभी होता है कि और कोई असिस्टेंट को भी रखते हैं, ठीक है। अगर बहुत बड़ा वाला अगर मेडिसिन स्टोर हो तो अलग अलग स्टाफ रहते हैं। अगर एक छोटा वाला मेडिसिन स्टोर हो तो वही एक ही जो एम्प्लॉय रहते हैं वो सारा का सारा काम करते हैं, ठीक है। और पहले क्या होता था कि अगर आप बोलने से ही वो आपको मेडिसिन दे देते थे। अब क्या होता है कि आपको एक प्रॉपरली प्रेस्क्रिप्शन देख के ही मेडिसिन देना है, क्योंकि मेडिसिन का भी बहुत ज्यादा मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो अगर आप सही तरह से नहीं कर रहे हो, शायद कल को कुछ ऐसे अनहोनी हो गया है, तो जब इंक्वायरी का कमिटी बैठने वाला होगा तब वहां पे आपको ड्रैग कर दिया जाएगा, मतलब यू विल बी ड्रैग्ड इनटू दैट प्रॉपर कमिटी। इसीलिए अगर आप एक फार्मेसी टेक्नीशियन के हिसाब से कहीं पे ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान पे रखना है कि हाँ, वो जो एक प्रेस्क्रिप्शन लेके आए थे वहां पे डॉक्टर का सील सिग्नेचर होना चाहिए, वो एक प्रॉपर तरीके से वो लेके आए थे, ताकि जब आपके ऊपर कोई सवाल आया तो आप बोल सकते हो कि हाँ, आई गेव द मेडिसिन आज पर द प्रेस्क्राइब्ड मैनर, ठीक है। फिर आता है आपका ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट, जिसको हम एचआर स्पेशलिस्ट भी बोलते हैं। इन लोगों का मेनली क्या काम रहता है, ये लोग जो हमारा किसी भी बिजनेस का, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री का, उसका जो मेन लोग रहते हैं ना, जो मेजर पावर रहता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स पावर, जिनको लेके ही हम लोग काम करते हैं। ऐसे तो अभी मशीन बहुत सारे डेवलप हो चुके हैं, बस उस मशीन को चलाने वाला भी एक इंसान ही होता है, ठीक है। तो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट रहते हैं वो क्या करते हैं, वो रिक्रूट करते हैं। रिक्रूट करना मतलब किसी को हायर करना रहता है, ठीक है, किसी को जॉब में हायर करना या फिर नौकरी देना, उसी को हम लोग रिक्रूट बोलते हैं। और फिर ऐसा नहीं है कि बस उनको नौकरी दे दिए, ठीक है, आपका सीवी भेजिए तो आप अभी शॉर्टलिस्ट हो गए, आपका इंटरव्यू हो गया, तो फिर उतना काम नहीं होता है। फिर उनको क्या करना होता है, उनको ट्रेनिंग भी देना रहता है, ठीक है। ट्रेनिंग देने के बाद उनको क्या करना रहता है कि वो लोग सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है वो हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो सभी वो लोग चेक करते हैं। और क्या देखते हैं कि कोई एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन सही तरह से मेंटेन होकर रहे, कोई एम्प्लॉयर के बीच में जो रिलेशन रहता है, या फिर हमारा जो लेबर डिस्प्यूट होता है या फिर एम्प्लॉय डिस्प्यूट होता है, कोई बात पे अगर कोई भी मतभेद हो रहा है तो उसको कैसे वो लोग सॉल्व करें, उसका कैसे एक बिजनेस को सही तरह से स्मूथली रन करें, ये उन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, ठीक है। और इनका बेसिकली क्या होता है, कौन सा स्किल इनका ज्यादा स्ट्रांग रहता है, कस्टमर सर्विस और कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप बात करो, कभी कभी होता है कि आप सही बात बोलते हो पर आपका बात करने का तरीका सही नहीं रहता है, तो वो बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। आप ट्राई करते हो उसको सुलझाने के लिए, बस काम बिगाड़ के आ जाते हो। पर अगर आप सही तरह से भी काम, मतलब उसका सॉल्यूशन ना भी निकल पाते हो, पर अगर सही तरह से उसको एक प्रेजेंट कर रहे हो तो शायद उसको 2-4 लोग सुने और उस प्रॉब्लम से शायद वो भी कुछ सोल्यूशन निकाल सके। इसीलिए आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब सारे प्रॉब्लम को हैंडल करने में। फिर आता है आपका रिटेल लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर,
ये लोग क्या करते हैं कि कौन सा इन्वेंटरी कहाँ से आ रहा है, कहाँ से ऑर्डर आया, और ये ऑर्डर पर्टिकुलरली किसका है, कहाँ पे देना है, कब तक डिलीवर करना है, ये उनका डिपार्टमेंट रहता है। ठीक है, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, जब आप मिंत्रा या फिर फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन या ऐसे बहुत सारे साइट्स हो गए, ठीक है, जब आप कुछ ऑर्डर करते हो तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे हवा में आ जाता है, कोई उनको लेके आते हैं, राइट। या फिर जब आप ट्रैक करते हो तो वहां पे आ जाता है कि ऑर्डर प्लेस्ड, फिर आपका आ जाता है शिपिंग, और फिर आप ट्रैक करते रहते हो कि आपका जो लोकल एरिया रहता है वहां पे पहुंच जाता है, फिर कोई लेके आते हैं। या फिर मान लीजिए आपका लोकल एरिया में पहुंच गया है पर वो लेके नहीं आ रहे हैं, तो उस टाइम पे आप क्या कंप्लेन देते हो कि आपका जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है या फिर जो लॉजिस्टिक पार्टनर है वो ये सब देने में डिले कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहता है उनका काम। फिर आता है स्टोर मैनेजर, इनके बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो हमारा जो स्टोर रहता है वहां पे जितना भी हमारा डे टू डे ऑपरेशंस रहता है, या फिर जो भी हमारे एम्प्लॉयज रहते हैं उनको ट्रेनिंग देना, उनको सुपरवाइज करना, हमारा जो बजट फिनेंस डिपार्टमेंट में दिया है उसको कैसे सही तरह से मैनेज करना, अपना कस्टमर को हेल्प करना उस चीजों को ढूंढने में। सो ये सारे चीजें जो रहता है वो स्टोर मैनेजर का रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। और क्या करते हैं वो, अपना जो शिफ्ट रहता है उसको कैसे वो लोग शेड्यूल करते हैं, जो कस्टमर अगर कोई कंप्लेन देते हैं तो उनको कैसे फॉलोअप करना है, कैसे उनका फॉलोअप करके उनको सोल्यूशन देना है, ताकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो लेवल रहता है वो बना रहे। और अगर उनका कोई सेल्स का गोल रहता है तो वो कैसे गोल अचीव करें, ये उनके उनके लिए जो उनका अंडर में जो स्टाफ्स रहते हैं प्लान करते हैं। ठीक है, अगर हम इसी हिसाब से प्लान करते हैं, प्लान करके उसको इसी हिसाब से अगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमें जो टारगेट दिया गया है वो विद इन द टारगेटेड पीरियड वो हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। सो दीज आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टोर मैनेजर। फिर आपका आता है बायर्स। बायर्स कौन रहते हैं कि हम लोग जो कंज्यूमर्स या फिर हमको बायर्स बोल सकते हैं, जो हम लोग खरीदते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है कि मैं बोल दी कि हम लोग जो कंज्यूमर है तो हम लोग कहाँ से जाके खरीदते हैं, हम लोग जाके खरीदते हैं कोई भी रिटेल शॉप से। ठीक है, बट यहाँ का जब आप रिटेल इंडस्ट्री में कोई बायर के बारे में पढ़ रहे हो तो क्या होते हैं कि वो जो रहते हैं वो होलसेलर से लाके रिटेलर को देते हैं। ठीक है, और वो लोग ट्रैक करते हैं कि इन्वेंटरी कहाँ तक पहुंचा, कब ऑर्डर हुआ था, अभी मार्केट में कौन सा ट्रेंड्स चल रहा है, और जो सप्लायर रहते हैं उनके साथ कैसे नेगोशिएट करना है ताकि आपका कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। और क्या करते हैं ये लोग, उनको जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है डे टू डे इनको अप टू डेट रहना पड़ता है, उनको करंट ट्रेंड्स देखना पड़ता है, अभी मार्केट में कौन सा फैशन चल रहा है, मार्केट का नीड क्या है, कौन सा ओकेजन आ रहा है, अगर कोई नया प्रोडक्ट हमारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, या फिर अगर कोई कंपटीटर आपको कोई ऑफर दे रहे हैं या फिर कोई डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये सारा चीज को ये लोग ध्यान में रखते हैं। फिर आगे आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ये क्या करते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल जो एरिया रहता है ये उसी को मैनेज करते हैं। ठीक है, वहां पे जाके ये लोगों को ट्रेन करते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं, उनको मेंटोर करते हैं। फिर जो भी होता है, जो उस एरिया का जो स्टोर मैनेजर होता है उनका जो प्रॉब्लम्स रहता है उनके साथ बैठ के वो सॉल्व करते हैं, उनका जो परफॉर्मेंस रहता है उसको इवेलुएट करते हैं। सो ये लोग ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं अपना काम को लेके, और इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, और इनका जो भी तरीका होता है सिचुएशन हैंडल करने का वो शायद आप जैसे एक नॉर्मल एम्प्लॉय से बहुत ज्यादा डिफरेंट रहता है। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। और फिर आपका आते हैं प्रोजेक्ट लाइन मैनेजर। ये लोग ना पर्टिकुलरली किसी भी एक ही स्टोर के लिए या फिर एक ही कंपनी या फिर एक ही डिपार्टमेंट के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो लोग क्या देखते हैं कि हमारा एम्प्लॉय का कैसा परफॉर्मेंस है, वो हमारा जो कंपनी के ग्रोथ की तरफ कैसे उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, कैसे उन लोग जैसे कंपनी का जो डेवलपमेंट के साथ साथ उनका खुद का कैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं, और ये जो हमारा एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रहता है ये उनको रिव्यू करते हैं, और हर एक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो एम्प्लॉय रहते हैं उनसे फीडबैक भी लेते हैं, ताकि क्या होता है कि उनको जो भी डिपार्टमेंट दिया गया है उसका कैसे वो डेवलप कर सके, कैसे वो इम्प्रूव कर सके। ये टोटली जो आपका बिजनेस रहता है, कंप्लीट बिजनेस है, उसको ना देखते हुए ये उनका जो पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड जो भी डिपार्टमेंट है ये उसका ही
ध्यान रखते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका सप्लाई चेन मैनेजर। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। क्या होता है कि कोई भी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जो सामान आते हैं, जो जिसके थ्रू आते हैं, जो चैनल के थ्रू आते हैं, या फिर जो नेटवर्क रहता है, या फिर उसको हम चेन भी बोल सकते हैं, उसी को हम लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलते हैं। तो सप्लाई चेन मैनेजर कौन है जी? जो ये सारा चीजों को मैनेज करते हैं, ये सारा चीज को मतलब प्रोडक्शन से शुरू करके उनका जो फिनिश्ड गुड हो गया या फिर कस्टमर कौन हो गए, सारा का सारा चीजों को कोऑर्डिनेट करते हैं, उन्हीं को ही हम लोग सप्लाई चेन मैनेजर बोलते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।